हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12 का एक नया चैप्टर है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है, वैसे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा बहुत बेसिक इसका इंट्रोडक्शन बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को अब हमें डीपली पढ़ना है, यानी डिटेल स्टडी उसका करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन को या मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है, पीरियडिकली रिवर्स करता रहता है। किस तरह से? इस तरह से, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये किस चीज का ग्राफ बना हुआ है? ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अगर ये ग्राफ आप टाइम और करंट के बीच में प्लॉट करेंगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं टाइम और करंट के बीच में, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं होते। अगर इस वाली करंट ने एक बार आपको चिपका लिया तो चिपके ही रहोगे। ये तो क्या होता है, चिपकाएगा फिर छोड़ देगा, फिर चिपकाएगा फिर छोड़ देगा, तो इसमें ऑसिलेशंस होते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये सिचुएशन होती है। और जो डायरेक्ट करंट होता है, इसमें इस तरह का कोई भी सिचुएशन नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में सीधा सा क्या सीन रहेगा कि लाइट कोई भी करंट जो होगा उसका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है तो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ओके, सो अब इसी को हमको डिटेल में थोड़ा स्टडी करना है कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो एक जनरल इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें जो आई नॉट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई नॉट जो है वो उसको हम कहते हैं पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन अगर ये होती है, इसमें ओमेगा क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सर्कुलर मोशन में 2π/t, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं 2πf, वेयर t इज द टाइम पीरियड एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम कहते हैं करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होता है। ठीक है, और इसी इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ का इक्वेशन। तो ईएमएफ को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये होता है ईएमएफ का इक्वेशन, और ये होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। अब बात आती है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन है उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता चला कि इक्वेशन यही आएगी, ये कैसे हमको पता चला? तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक रॉड है मान लो, तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इनिशियली ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना? ओके, तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और टी टाइम के बाद मान लो ये कुछ एंगल बनाता है, अभी मैंने बोला कि इनिशियली ये थीटा एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं चलो कि ये इनिशियली इस तरह से ही रखा हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, और उसके बाद ये घूमना स्टार्ट करेगा, यानी t इक्वल टू 0 पे जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी है, और स्मॉल टी टाइम बाद वो कुछ ना कुछ एंगल कवर कर चुकी होगी। तो स्मॉल टी टाइम में जो एंगल कवर करेगी उसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो अल्फा इसका 0 होगा, और जब अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, माय मिस्टेक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। अब हम लोग थीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं? थीटा हम लोग इसलिए फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमको यहाँ पे जो है ईएमएफ फाइंड करना है, और ईएमएफ हमको फाइंड करना है। तो ईएमएफ फाइंड करने का मतलब होता है कि उसके लिए हमको फैराडे लॉ का यूज करना पड़ेगा। फैराडे लॉ का यूज करने का मतलब होता है कि हमको पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स हम देखो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी है। तो फाई जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आएगा फाई। फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ बाय यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ, बाय यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ, by using Faraday's second law, तो बच्चों बाय यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी लिख सकते हैं ना। ये क्या होता है? फैराडे का सेकंड लॉ होता है। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, इसको हम कहते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। यानी EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड माइनस साइन जो है वो किस चीज को शो करता है कि जो रेट है चेंज होने का, फ्लक्स के चेंज होने का, वो उस चीज को अपोज कर रहा है जिससे वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी जो EMF यहाँ पे इंड्यूस हुआ था वो फ्लक्स के चेंज होने को अपोज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ओके। अब इसके बाद ये जो हम लोगों ने फैराडे का सेकंड लॉ यूज किया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो फाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जहां हम फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू हमारे पास है बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई की वैल्यू है हमारे पास बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इससे हमको मिल जाएगा EMF माइनस एन। अब देखिए यहाँ पे बी ए है जो, वो तो कांस्टेंट है बच्चों। बी ए कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और आप ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपने कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने के लिए ओमेगा टी को टी माना, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो ना? ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अब ओमेगा टी को हमको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी ओमेगा टी। अब ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था, आपको बताया गया था कि अभी ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और वो कैसी कांस्टेंट है? तो इसीलिए तो इस केस में अल्फा 0 हो गया था, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारे पास EMF का आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? सिंपल है ये तो, ओके। अब यहां पे हम बात करते हैं कि साइन ओमेगा टी की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू पे EMF भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। 90 पे होता है ना 1, ओके। तो इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उस केस में जो हमको EMF मिलेगा वो भी कैसा होगा? मैक्सिमम। उसको हम लोग मान लेते हैं E0। क्या मान लेते हैं? E0। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां पे आप 1 रखोगे तो सिर्फ इसमें क्या बचेगा? एन बी ए ओमेगा बचेगा। तो E0 आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, ठीक है। अब जो एन बी ए ओमेगा को हम लोगों ने E0 लिखा हुआ है, उसको आप यहां पे पुट कर देंगे, एन बी ओमेगा की जगह रख देंगे ना। तो क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू E0 एंड साइन ओमेगा टी। देखिए ये आ चुकी है हमारे पास किसकी इक्वेशन? EMF की इक्वेशन आ चुकी है ना। ये आ चुकी है हमारे पास EMF की इक्वेशन, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन, या EMF कह दो आप, उसकी इक्वेशन ये हमारे पास आ चुकी है। अब ओम्स लॉ के हिसाब से E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं IR। वैसे तो V इक्वल टू IR लिखते हैं, लेकिन आप E इक्वल टू भी IR लिख सकते हैं ना, EMF ही तो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? I इंटू आर इज इक्वल टू E0 को लिखोगे आप I0 इंटू आर, और साइन ओमेगा टी, इससे ये R से R जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे I जो है वो आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो ये आ चुकी है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, और ये आ चुकी है हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या EMF की इक्वेशन। कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं है ना।
अगर हो तो आप कमेंट करें, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप जो भी बताएंगे चीज़ों में सुधार भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हमको इसमें अल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करने को आएगा तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये जरा क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, तो इसका ग्राफ जो आएगा, अगर ओमेगा टी और करंट के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ओमेगा टी को 0 रखेंगे तो इस केस में देखो ओमेगा टी अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 0 होता है, 0 इंटू आई नॉट क्या होगा 0 होगा, तो इस केस में हमको जो करंट मिलेगा वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अगर ओमेगा टी की वैल्यू को हम π/2 यहाँ पे रखते हैं तो साइन π/2 1 होता है, 1 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, सो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट। ओके, अब अगर हमको ओमेगा टी इज इक्वल टू रखना है पाई, ठीक है, तो साइन पाई इसमें रखोगे ना, साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 इंटू आई नॉट 0 ही हो जाएगा फाइनली। ओके, अब ओमेगा टी की वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे 3π/2, सो इस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी अगर 3π/2 होगा तो साइन 3π/2 होता है -1, तो इस केस में हमको जो करंट मिलेगा वो कैसा होगा माइनस आई नॉट होगा। ठीक है, और अगर ओमेगा टी की वैल्यू को हम 2π रखेंगे तो इस केस में जो हमको करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 2π जो है वो कितना होता है 0 होता है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं, देखें तो पहले ओमेगा टी की वैल्यू से यहाँ पे रख लेते हैं, 0 रखा, फिर π/2 रखा, फिर इसके बाद कितना है पाई है, फिर इसके बाद हमारे पास है 3π/2 और फिर उसके बाद है हमारे पास 2π, फिर हमारे पास वैल्यू कितनी है 2π है। ठीक है, तो इन वैल्यूज पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो करंट कितना होगा आई नॉट और मिनिमम यहाँ पे कितना हो सकता है माइनस आई नॉट। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो माइनस साइन आ रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इसका हमको किस तरह का मिलेगा वो हमको समझना है। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसा आएगा वो हमको समझना है। तो जब ओमेगा टी 0 है तो उस केस में करंट हमारे पास कितना है 0 है, तो इस केस में हमको जो करंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। π/2 वाले केस में हमारे पास करंट है आई नॉट, यानी पॉइंट जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा, तो इस ग्राफ ऐसा आएगा। और हमको पता है कि साइन का ग्राफ बनाना है, सिनुसॉइडल कर्व बनना है। ठीक है, ओके, अब पाई की अगर हम बात करते हैं तो करंट हमारे पास कितना है 0 है, पाई के केस में करंट कितना हो गया 0 हो गया, 3π/2 पे करंट हो गया माइनस आई नॉट, 3π/2 पे करंट कितना हो गया माइनस आई नॉट, और 2π पे करंट हमारे पास फिर से हो गया 0। तो ये देखो ग्राफ आ चुका है अल्टरनेटिंग करंट का, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ आएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, या जिसको हम कह सकते हैं ईएमएफ। क्या कह सकते हैं ईएमएफ। तो क्लियर है ना इतना, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करो, आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है, तभी चीजों में सुधार हो सकता है। अगर कोई कमी है तो आप बताएंगे तभी उनमें सुधार होगा। ठीक है, खैर इतना मिटा दें, हो गया, नोट हो गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ या वोल्टेज V भी लिख सकते हो आप, इसका इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए जो नाम है वही हमको करना है, रूट मीन स्क्वायर। क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर।
तो अगर हमारे पास करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने को आएगा तो हमें क्या पता है कि हमें पहले क्या करना है, रूट, फिर लेना है मीन, मीन का मतलब एवरेज होता है, और फिर हमें करना है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट है, तो ये हम लोगों ने लगा दिया अंडर रूट। फिर हमें मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो हम लोग किसका एवरेज निकाल रहे हैं, करंट का, तो क्या लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट ना, अंडरस्टूड है अब तो। और फिर हमें करना है इसका स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज को जो अगर सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो कि सर ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे पहले आप इसकी मीन वैल्यू रखोगे, एवरेज वैल्यू है ना इसका, आपको पहले इसका क्या रखना है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू रखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद अंडर रूट है, तो ऐसे कैंसिल नहीं होता, ठीक है। इज अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सबको पता है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो आई नॉट है वो तो कांस्टेंट है, बिकॉज आई नॉट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, सो इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी ना उसकी, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका स्क्वायर करोगे फिर अंडर रूट, तो ये तो आई नॉट बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक ऑसिलेशन में कितना होता है, 1/2। मैथ वाले टीचर बताएंगे आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आई नॉट तो बाहर है ही, पहले से आई नॉट तो बाहर है ही, और ये लगा हुआ है अंडर रूट, ये अंडर रूट लग गया, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे कितना होता है, 1/2, ठीक है। याद रखिए आप लोग इसको कि एवरेज वैल्यू जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एक ऑसिलेशन में कितना होता है, 1/2। तो फाइनली यहां से हमको फॉर्मूला मिल चुका है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है, आई नॉट अपॉन रूट 2। ये हमको यहां से रूट मीन स्क्वायर करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला मिल चुका है, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। आई नॉट जो है वो क्या है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई नॉट क्या है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये आ चुका हमारे पास। बिल्कुल सिमिलरली हम लोग वोल्टेज का भी वीआरएमएस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज का अगर हमको वीआरएमएस निकालना होगा तो बस सिंपल है बच्चों कि यहां जहां पे आई था वहां पे आप क्या कर दोगे, वी कर दोगे, यहां वी हो जाएगा, यहां वी हो जाएगा, यहां वी नॉट हो जाएगा, यहां पे वी नॉट हो जाएगा, यहां वी नॉट हो जाएगा, यहां वी नॉट हो जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो हम सिमिलरली वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन रूट 2। तो ये आ चुका है हमारे पास वीआरएमएस का फॉर्मूला और आईआरएमएस का फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ या वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, और रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले क्या होते हैं, वो आज हम लोगों ने देखा है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग अपने फीडबैक देते रहें, कीमती फीडबैक आप लोगों की बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है, तभी मुझे पता चलता है कि क्या कमियां हैं, तभी उनमें सुधार हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।